नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल करुणा सागर। यह विभिन्न मुद्दों पर, देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। आज एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल याद दिलाया है कि कांग्रेस कैसे लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस नहीं तो 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लागू की थी और लोकतंत्र का गला घोट दिया था। इसका जवाब कांग्रेस की ओर से इस तरह दिया जा रहा है कि अभी जो हालात हैं देश में, यह अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं, अघोषित आपातकाल के हालात हैं और हर दिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है? क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस को, विपक्ष को, कि देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है? इस पर चर्चा करेंगे हम करुणा सागर जी से। तो क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस को, विपक्ष को, कि देश में अघोषित इमरजेंसी है? ऐसी कोई इमरजेंसी हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, सब तो खुश हैं। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, संविधान की बात बीजेपी के नेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही थी, उस समय इसकी जो मातृ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, वो बीजेपी के साथ गलबहियां कर रही थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, इन लोगों ने मिलकर एक आधुनिक संविधान बनाया, तो उस संविधान को का स्वागत करने के बजाय आरएसएस के लोग उसको जला रहे थे। और इसमें जो जनसंघ के सूत्रधार श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो सब मुखर होकर संविधान का विरोध कर रहे थे। और आपने बोला अघोषित इमरजेंसी। पिछले 11 साल में अगर आप देखिए तो एक एक मुद्दे अगर आप लेके चलते हैं, सबसे पहले मीडिया। आपने कहा कि सब कुछ ठीक लग रहा है। आज मीडिया में सिविल सोसाइटी के लोगों में को इतनी दिक्कत होती है कि कब किस ट्वीट पर, कब किस स्टेटमेंट पर उनके खिलाफ यूएपीए जैसा कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको आप जानते नहीं हैं। और ये जब पिछले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, जब 400 पार का नारा दे रहे थे, तो 400 पार का नारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इनकी मंशा थी संविधान को बदलने की। और आज जो ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा देश के 600 से ज़्यादा जिलों में सफलतापूर्वक कर रही है। और पूरे देश में इस समय एक माहौल इनके खिलाफ बना हुआ है। एक के बाद एक देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को देखिए। कितनी बार इनके जो गवर्नर्स हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार टाइम फ्रेम बनाया गवर्नर के लिए, जब जो विपक्ष की सरकारें जहां पर है, वहां पर जब बिल पास किया जाता है तो उस बिल को गवर्नर लेकर बैठे रहते हैं। और जो जनता के हित में जो काम करना चाहिए जो विपक्ष के सरकारों को, वो नहीं करने दिया जाता है। इसी तरह से जहां भी विपक्ष की सरकार है, उसको एन केन प्रकरेन सारी शक्ति लगा के उसको गिराने की कोशिश की जाती है। उस समय इमरजेंसी के समय अखबारों को प्रकाशित करने से पहले अपने जो पेजेज हैं वो दिखाने होते थे सरकार को, डीएम को, जो कस्टोडियन है सरकार के, कि ये हम प्रकाशित करने जा रहे हैं सुबह। अभी तो ऐसे कोई हालात नहीं है। आज भी हालात वही हैं दीपक जी। और आपको भी मालूम है कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन बैठा हुआ है जो सुबह हेडलाइन तैयार करता है और शाम का हेडलाइन तैयार करता है कि इन्हीं विषयों पर डिबेट होगा। और इनकी पूरी एक फौज है, बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी का आईटी सेल और जो गोदी मीडिया है, उसको
एक तरह से क्लू दिया जाता है, हर दिन एक क्लू दिया जाता है कि आज इस पर चलेगा। और आप इसीलिए देखते हैं कई बार जब जनहित के मुद्दे होते हैं उस पर डिबेट नहीं होता है, और जो भड़काऊ होता है, बातें होती हैं, समाज को विभाजित करने वाली चीज़ें होती हैं, उस पर होता है। आप देखिए जिस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, हर तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए, और जो भी स्वतंत्र आवाज़ है उसको दबाने के लिए। यहाँ तक कि जो टैक्स का जो ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है उन कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए जो इनकी बात नहीं मान रहे हैं। और आपने देखा कि जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया तो कितनी सारी कंपनियां थी जिनके खिलाफ ईडी के मामले चल रहे थे और उन्होंने मोटी रकम बीजेपी को दी थी। तो ये सीधा एक्सटॉर्शन है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी में जैसे हेडलाइंस तय होती थी आज वैसे भारत में हेडलाइंस तय हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और आप देखिए जितने लोग इस समय गिरफ्तार हुए हैं जेल में बिना बेल के पड़े हुए हैं, वो सब स्वतंत्र आवाज़ हैं। आज कोई भी आदमी जब बोलता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि इसका क्या हर्ष होने वाला है। तो घोषित और अघोषित, उस समय संविधान के प्रावधानों के आधार पर एक घोषित इमरजेंसी लगी थी, आज संविधान की धज्जियां उड़ाकर अघोषित इमरजेंसी लगी है। और जो संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, वैचारिक स्वतंत्रता को जो गारंटी करता है, उस संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और हर तरह से आज देश एक भय के माहौल में जी रहा है। और खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसकी आवाज़ को हर जगह दबाने की कोशिश की जा रही है। और इनका जो संविधान बदलने का जो मनसा है वो यही है कि ये लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। और हर वो जो एजिटेशन हो रहा है या हर वो जो बातें हो रही हैं सामाजिक न्याय को लेके, उस आवाज़ को दबाने के लिए पूरी तरह से जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो अभी आज बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, जो कुटुंबा से विधायक भी हैं और जाहिर तौर पर विधायक हैं तो चुनाव भी लड़ना है उनको, तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है 3-4 महीनों बाद, इसमें निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ऐसे फैसले ले रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर, जिससे महागठबंधन के वोटर्स को हटा दिया जाए और एनडीए के सपोर्टर्स वोटर्स को बड़ी संख्या में ला दिया जाए, जोड़ दिया जाए उनके नाम। वे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल को लागू कर बिहार में चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। तो क्या यह भी इसी इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल है। मैंने क्या कहा, जितनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है। सीएजी को आज हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट टेबल कर सके। इलेक्शन कमीशन पर इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन पर इतना बड़ा आरोप हम अभी नहीं, लगातार लगा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर, और महाराष्ट्र चुनाव में जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने मुखर होकर इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया, और इलेक्शन कमीशन उस कंप्लेन को सीरियसली लेने के बजाय गोलमोल जवाब देती रही है। आप जिस तरह से आप जो बोल रहे हैं कि ये जो रिवीजन करने की कोशिश की जा रही है वो क्यों की जा रही है? महाराष्ट्र में देखिए 5 साल में जितनी आबादी नहीं बढ़ी थी उतनी 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में उतने वोटर्स बढ़ गए। तो ये आपको डर लग रहा है कांग्रेस को, महागठबंधन को, कि बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू कर एनडीए जीत जाएगा चुनाव? बात डर की नहीं है। देखिए हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में अगर निष्पक्षता नहीं हो
अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं हो जाता है। मैंने कहाँ से बात हमारी शुरुआत हुई थी, अघोषित इमरजेंसी से। तो ये अघोषित इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जो मैंडेट है, जो जनता का जो मैंडेट है, उसको मैनिपुलेट किया जाए। तो चुनाव एक संवैधानिक संस्था है। इसकी निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे हैं। इसके मिसयूज की बातें तब भी आती थी जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, अब भी तब आरोप लगाने वाले दूसरे हुआ करते थे और उसका मिसयूज करने का आरोप आप पर लगता था। अब आप लगा रहे हैं आरोप। तो क्या ऐसा है कि चुनाव आयोग जो बिहार में जो रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें नए नाम जोड़े जाएंगे, पुराने कई नाम जो यहाँ नहीं रहते हैं उस एड्रेस पर उनको हटाए जाएंगे, इससे जो रिजल्ट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है बिहार में? बिल्कुल। 2024 के चुनाव के पहले जो एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इसी बात पर रिजाइन कर दिया था। और क्योंकि वो राजीव कुमार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को चला रहे थे, वो उससे वाकिफ नहीं रखते थे। तो ये जो जितना रिवीजन का जो एक नाटक किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है कि कहाँ इनके वोटर हैं, कहाँ हमारे वोटर हैं। और जहाँ हमारे वोटर हैं, इनकी कोशिश होगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए ताकि वहाँ पर हमारा वोट कम हो सके। और ये बात इन्होंने महाराष्ट्र में की, ये बात इन्होंने यूपी में की, राज्य दर राज्य ये कर रहे हैं। और ये खासकर जो समाज का जो कमज़ोर तबका है, जो दलित पीड़ित वंचित तबका है, समाज का जो अल्पसंख्यक है, उसको डी इन्फ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसका जो चुनावी अधिकार है, उस अधिकार का हनन है, उस अधिकार को इलेक्शन कमीशन के माध्यम से छीनने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 26 दिनों का समय दिया जाएगा और 26 दिनों के अंदर अपने जो भी प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे उनको मुहैया कराना है। तो इसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, आरजेडी की ओर से और माले की ओर से, इन पार्टियों ने जो चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई उसमें कांग्रेस, आरजेडी, माले ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया बैठक का चुनाव आयोग का, और कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह पॉसिबल है कि 26 दिनों में इतना जोड़ दिया जाए, इतना हटा दिया जाएगा कि उससे रिजल्ट आउटकम प्रभावित हो जाएगा? अगर आपकी मंशा क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई इलेक्टोरल रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जोड़ और घटाव करने जा रहे हैं। नहीं तो ये बारिश के मौसम में, खेती के मौसम में, जहाँ की आम जो 70% और ख़ासकर बिहार के संदर्भ में तो लगभग 75% जो हमारी आबादी है वो गांव में रहती है। इस समय लोग रोपनी में लगे हुए हैं, धान की खेती में बिजी हैं, और इस समय ये प्रक्रिया की जा रही है। तो ये जानबूझ के कर रही है क्योंकि इनके पास जो डेटा जो चाहिए वो इनके पास है, और सिर्फ किसी जो एक डेटा है, कहाँ से आ गया डेटा? ये डेटा इनके पास है क्योंकि इलेक्टोरल रिवीजन तो हुआ ही है, पहले भी हुआ है। और 22 सालों बाद यह कोशिश है, मतलब 2003 में हुआ था पिछली बार, और 22 सालों के बाद अब 2025 में होने जा रहा है। आपको लगता है कि ये एक महीने में ये इस तरह की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? अगर जब जातीय सर्वे भी बिहार में हुआ था तो उसमें 1 साल का समय लगा था, और जो जनगणना हम करवाने जा रहे हैं देश में, जो सरकार ने खुद ही जो अनाउंस किया है, तो उसमें कई साल लगने जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्टोरल रिवीजन है, जहाँ 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसका रिवीजन आप चंद सप्ताह में कैसे कर सकते हैं? जब अगर ये तभी संभव है जब आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके आधार पर इसको काट देना है, इसको जोड़ देना है, इसको फिर वो फाइनल पब्लिश करना है। यही हो रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और 21वीं शताब्दी में जब हम अपने आप को एक विश्व का टॉर्च बेरर कहते हैं लोकतंत्र के मामले में, तो वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसमें एक बड़ी जो बात यह है कि जब इमरजेंसी लगी देश में, उसके बाद चुनाव कराया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि चुनाव होगा, चुनाव हुआ, चुनाव निष्पक्ष हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि हाँ चुनाव में जो है गलत फ़ायदा उठाया गया और इमरजेंसी के बाद का जो चुनाव है वो फेयर नहीं हुआ। लेकिन अब जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस आरजेडी मान ले, जो सीपीआई-एमएल आरोप लगा रहा है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो हमारे पास फ्रेंचाइज है, अधिकार है अपने विधायक को चुनने का, अपनी सरकार को चुनने का, उसी को वो जो परिणाम आएगा वो उसी को प्रभावित करने की कोशिश है। तो यह बेहद खतरनाक बात है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आपके पास सबूत है कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप कैसे विरोध जताएंगे? इसकी बात लगातार हम उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। उसके बाद इन्होंने, अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वो सिर्फ 45 दिन तक रखा जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? तो जब हमने कहा था कि अगर वीवीपैट 100% काउंट किया जाए तो उसमें क्या दिक्कत थी, ये ईवीएम के बारे में हर तरह से एक क्रिटिसिज्म होता रहा है और विश्व में इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले जो देश हैं वहाँ भी पेपर बैलेट का इस्तेमाल होता है। तो ईवीएम का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, वो खुद ही शक के घेरे में है। और ये जो डिलीशन और ओमिशन और एडिशन, ये जो तीनों प्रक्रिया जो की जा रही है, ये खतरनाक इसलिए क्योंकि आप समाज का जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में मदद की ज़रूरत है, लोकतंत्र जिसके लिए सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वो समाज का वर्ग है जो इस प्रोसेस में उसके इंटरेस्ट की हानि हो रही है। तो यह बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रही है और जो विपक्ष है बिहार का वह उठा रहा है। चुनाव आयोग की जो बैठक थी उसमें बाइकआउट भी हो चुका है कि यह तो अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं कि जो चुनाव, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, फ्रेंचाइज है लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का, उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मतलब कि कोई व्यक्ति जिसे मत देगा वो नहीं चुना जाएगा, वह चुना जाएगा जिसे यह इस सिस्टम में कई तरह की गड़बड़ियां करके लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी। तो यह जो बड़ा आरोप कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की ओर से लगाया गया है, सरकार इसका कैसे जवाब देगी, चुनाव आयोग इसका कैसे जवाब देगा, और क्यों नहीं सबूत लेकर साथ रखता है चुनाव आयोग कि यह देखिए हम जो करने जा रहे हैं उसका मकसद यह है और हमारा उद्देश्य प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, लोगों के मताधिकार, लोग सही तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसको सुनिश्चित करना है, न कि आउटकम को प्रभावित करने की कोशिश है हमारी। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा कि क्या जो आरोप कांग्रेस और विपक्ष लगा रहा है कि चुनावी नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग इसमें साथ दे रहा है सरकार का, क्या इसमें दम है? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।